हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है गैसों का अणुगति सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो बच्चों देखो, गति का एनालिसिस करने के लिए दो अप्रोच होती हैं अपने। एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म और स्थूल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्म और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, स्थूल। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, यानी अगर गति का अध्ययन अलग अलग पार्टिकल या अलग अलग बॉडी की गति का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। यदि अलग अलग अणु या अलग अलग पिंड की गति का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और ऐसा बच्चों अपन कहाँ करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में अपन, जैसे एक कण है उसका विस्थापन इतना है या उसकी स्थिति समय के साथ इस टाइप से डिपेंड करती है, इतने सेकंड में उसका विस्थापन कितना होगा, वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, उस पर कितना बल लगेगा। यानी कुल मिला के अपन पर्टिकुलर अणु के बारे में या पर्टिकुलर बॉडी के बारे में अपन क्या करते हैं, उसकी गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर एक अणु या एक पिंड की गति का अध्ययन नहीं करके अपन अणुओं के समूह का अध्ययन करते हैं, जिसमें लाखों अणु होते हैं और इवन लाखों ही क्या, बहुत लार्ज संख्या में अणु होते हैं। जैसे गैसों का अणुगति सिद्धांत, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी जो सैंपल लेंगे उस सैंपल में 1 मोल, आधा मोल, 2 मोल इस टाइप के अणु होंगे। और बच्चों की 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6 × 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ, जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसमें अपन क्या करते हैं, सिंगल अणु की गति में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अपन क्या करते हैं, अणुओं के एक ग्रुप का अध्ययन करते हैं, एक सैंपल का अध्ययन करते हैं जिसमें अणुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो ये जो केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये बच्चों कौन सी अप्रोच पर आधारित हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पर आधारित हैं, स्थूल निकाय पर आधारित हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गति के लिए 2 प्रकार की अप्रोच होती हैं। पहली जो अप्रोच होती है वो कौन सी होती है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। और दूसरी जो अप्रोच होती है बच्चों वो होती है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक का मतलब, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म और इसका मतलब होता है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्थूल। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रत्येक अणु या पिंड की गति का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक अणु या पिंड की गति का अध्ययन करते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं, अणुओं के समूह का अध्ययन करते हैं। अणुओं के समूह का अध्ययन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का, पूरी मैकेनिक्स, जो है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का एग्जाम्पल है। और ये जो केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये किसका एग्जाम्पल है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों एक चीज, अभी अपन गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिगृहित पढ़ेंगे, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत में हमेशा किसी भी सिंगल पार्टिकल की गति का अध्ययन नहीं किया जाता है। उसमें एक सैंपल लिया जाएगा जो आधा मोल होगा, 1 मोल होगा, 0.1 मोल होगा, 0.01 मोल होगा, लेकिन उसमें अणुओं की संख्या
1 मोल में आपको पता है कि 6 × 10⁻23 होती है, तो 1/100 मोल भी लेंगे तो 10⁻21 तो आएगी, यानी अणुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो बच्चों, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित जो अपन पढ़ेंगे वो कब वैलिड हैं, कब लागू होंगे। 1 अणु 2 अणुओं के लिए गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित लागू नहीं होते हैं, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित लागू होंगे यदि अणुओं की संख्या अत्यधिक हो। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित केवल अजम्पशंस केवल तभी लागू होंगे जब अणुओं की संख्या अत्यधिक हो। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित केवल तभी लागू होंगे जब अणुओं की संख्या क्या हो, अत्यधिक हो। ठीक है बच्चों, अब अपन ये देखते हैं कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित क्या हैं। देखो, कुल मिला के गैसों के जो अणु हैं उनकी गति का अध्ययन करने के लिए, गैसों की अणुओं की गति का अध्ययन करने के लिए अध्ययन जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए अपन ने कुछ अभिग्रहित माने हैं, यानी अजम्पशंस माने हैं अपन ने। तो वो क्या क्या अजम्पशंस हैं उनको अपन कहते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित, जिससे कि उनकी गति का विश्लेषण करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित अपन देखेंगे पहले। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित, पहला अभिग्रहित है बच्चों, ये माना जाता है कि गैस के जो अणु होते हैं वो पूर्णतः दृढ़ प्रत्यास्थ, गैस का प्रत्येक अणु जो होता है वो कैसा होता है, गोल, दृढ़ तथा प्रत्यास्थ होता है। गैस के अणु गोल, यानी इनकी शेप को जब भी अपन देखेंगे तो गोलाकार शेप मान के चलेंगे, गोल, दृढ़ तथा प्रत्यास्थ होते हैं। पहला अभिग्रहित है कि गैस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं तथा प्रत्यास्थ होते हैं। गैस के अणु गोल, दृढ़ तथा प्रत्यास्थ होते हैं। दूसरा अभिग्रहित क्या है, एक गैस के सभी अणु सर्वसम होते हैं, यानी सभी प्रकार से समान होंगे, उनका द्रव्यमान भी समान होगा, उनकी आकृति भी समान होगी। समझ में आ रहा है, यानी एक गैस के सभी अणु जो होते हैं वो सर्वसम होते हैं, जबकि दूसरी गैस के अणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो दूसरा अभिग्रहित है, एक गैस के सभी अणु सर्वसम होते हैं,
यानी सभी प्रकार से समान होते हैं, परंतु दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। एक गैस के सभी अणु सर्वसम होते हैं, परंतु दूसरी गैस के अणुओं से क्या होते हैं बच्चों? भिन्न होते हैं। तीसरा, गैस के अणुओं की आपस में तथा पात्र की दीवारों से टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, अर्थात इन टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती है। क्या कहेंगे अपन कि टक्कर जो होती है, यानी इनकी टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों क्या कहेंगे? गैस के अणुओं की आपस में तथा पात्र की दीवारों से टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। गैस के अणुओं की आपस में तथा पात्र की दीवारों से टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। चौथा, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय की तुलना में टक्कर का समय नगण्य होता है। जैसे मान लो एक अणु यहां से गया, उस दीवार से टकराया और फिर वापस आकर उसी दीवार से जब टकराएगा उसको दो क्रमागत टक्कर कहेंगे अपन। तो बच्चों, टक्कर का समय का मतलब दीवार के जितनी देर संपर्क में रहेगा उसे टक्कर का समय कहेंगे। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय की तुलना में टक्कर का समय नगण्य होता है, और ये जो अनुपात पाया जाता है वो 1:10⁻⁸ पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 दो क्रमागत टक्करों में लगा समय अगर 1 सेकंड है तो टक्कर का समय 10⁻⁸ सेकंड होगा। तो कुल मिला के चौथा विपरीत है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय की तुलना में टक्कर का समय नगण्य होता है। और बच्चों, इनका अनुपात 1:10⁻⁸ होता है। ये याद रखना है, 1:10⁻⁸ होता है। पांचवा, गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। यही कारण है कि पात्र के प्रत्येक बिंदु पर गैस का घनत्व समान होता है। यानी अपन ये मान के चलते हैं कि गैस के अणुओं का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता तो क्या करते? पात्र के पैंदे में अगर अणुओं का घनत्व देखते वो ज़्यादा होता, और अगर पात्र के मुंह पर अगर चलते अपन तो वहाँ पर घनत्व क्या हो जाता? काफ़ी कम हो जाता। जबकि वास्तव में क्या होता है, अपन ये मान के चलते हैं कि संपूर्ण पात्र में गैस का जो घनत्व होता है वो समान होता है, और ये केवल तभी पॉसिबल है जब गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़े। तो अपन क्या कहेंगे? गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है,
गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। यही कारण है कि पात्र के प्रत्येक बिंदु पर गैस का घनत्व समान होता है। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है। यही कारण है कि पात्र के प्रत्येक बिंदु पर गैस का घनत्व क्या होता है बच्चों? समान होता है। जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन होगा तो वो दीवार पे बल आरोपित करेंगे, और बल आरोपित करेंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं बच्चों? दाब कहते हैं। तो जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप पात्र की दीवार के भी संवेग में परिवर्तन होगा। अतः वे क्या करेंगे? पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करेंगे। जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप ये पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। कितना दाब आरोपित करेंगे उसके लिए अपन व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो जब गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो उनके संवेग में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप ये पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। क्लियर है? 7 पॉइंट। अब बच्चों आगे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये 2-3 पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये क्या कहता है कि पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। मतलब क्या है? जैसे सपोज करो ये कमरा है और इस कमरे में आपको पता है वायु भरी हुई है, तो वायु के अणुओं का आयतन निकालें। कैसे? एक अणु का आयतन 4/3 πr³, अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई करके आयतन निकालें और इस कमरे का आयतन निकालें, तो निश्चित है कि गैस के अणुओं का जो आयतन होगा वो इस कमरे के आयतन की तुलना में मुश्किल से 1% 2% होगा। यानी कुल मिला के क्या कहेंगे अपन कि पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो नगण्य होता है। परंतु वास्तविक गैसों के लिए ये जो अभिगृहित है वो केवल निम्न दाब पर ही सत्य है, उच्च दाब पर सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कोई पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था लूंगा और उस गैस को कंप्रेस करके पात्र के आयतन को अगर मैं घटा दूं, तो जैसे मान लो पात्र का आयतन मान लो 100 है और गैस के अणुओं का आयतन 1 आ रहा है तो नगण्य माना जा सकता है। लेकिन पात्र के आयतन को घटाकर अगर मान लो मैं 10 कर दूं, कंप्रेस करके 10 कर दूं, तो बच्चों क्या होगा? अब 10 की तुलना में 1 को नगण्य मानना मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो वास्तविक गैसों, आदर्श गैसों के लिए अभिगृहित प्रत्येक ताप और दाब पर सत्य है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये अभिगृहित केवल निम्न दाब पर सत्य है,
उच्च दाब पर सत्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ये जो मैं दो आखिरी के अभिग्रहित बता रहा हूं, ये दोनों अभिग्रहित वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से विचलन का कारण होते हैं। वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से विचलन का क्या होते हैं बच्चों? कारण होते हैं। तो पात्र के आयतन की तुलना में, पात्र के आयतन की तुलना में, पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। लेकिन बच्चों नोट ये ध्यान रखना है, वास्तविक गैसों के लिए ये अभिग्रहित, वास्तविक गैसों के लिए यह अभिग्रहित, वास्तविक गैसों के लिए अभिग्रहित केवल निम्न दाब पर ही सत्य है। ठीक है। आठवां देखो बच्चों, आठवां क्या है? गैस के अणु पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं, अर्थात गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का कोई अंतराण्विक बल नहीं पाया जाता है। लेकिन बच्चों ये अभिग्रहित भी वास्तविक गैसों के लिए केवल उच्च ताप पर ही सत्य है, निम्न ताप पर यह सत्य नहीं है। तो क्या कहेंगे अपन? गैस के अणु, गैस के अणु पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, गैस के अणु पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं, इनके मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अब इसमें भी बच्चों आपको ये नोट ध्यान रखना है, वास्तविक गैसों के लिए ये अभिग्रहित, वास्तविक गैसों के लिए यह अभिग्रहित, वास्तविक गैसों के लिए यह अभिग्रहित केवल उच्च ताप पर ही सत्य है। इन दोनों से, और बच्चों ये जो दोनों अभिग्रहित हैं वही वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से विचलन का कारण बनते हैं। ये जो दोनों अभिग्रहित हैं वो ही वास्तविक, इसलिए ये दोनों जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अभिग्रहित ही वास्तविक गैसों का आदर्श गैस से विचलन का कारण बनते हैं। क्योंकि ये आदर्श गैसों में तो सत्य हैं, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये सत्य नहीं है। वास्तविक गैसों के लिए ये निम्न दाब पर और ये उच्च ताप पर। तो कुल मिला के बच्चों एक नोट अपन फिर लिखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20-25 बार ये लाइन रिपीट हो चुकी है। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ कि वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। कब व्यवहार करेंगे आदर्श गैस की भांति? उच्च ताप और निम्न दाब पर। तो वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर ही, वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर ही
आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। वास्तविक गैसें केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर ही आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। तो ये थे बच्चों गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित अजम्पशंस फॉर द आइडियल गैसेस। ठीक है, अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि इस लाइन पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इस लाइन पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ध्यान दें एक बार। ध्यान दें बच्चों, पहला क्वेश्चन है CO2 गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी CO2 आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेशर जो है वो 1 atm दिया हुआ है, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। प्रेशर 2 atm दिया हुआ है या प्रेशर 80 atm दिया हुआ है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। प्रेशर 1 atm दिया हुआ है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है प्रेशर 80 atm दिया हुआ है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट है कि CO2 जो है वो आदर्श गैस की भांति कब व्यवहार करेगी, जब ताप उच्च होना चाहिए और दाब कम होना चाहिए। तो इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो और दाब की वैल्यू कम हो। तो निश्चित रूप से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है। दूसरा, एक आदर्श गैस के लिए, सॉरी, एक वास्तविक गैस के लिए PV/kT तथा P के मध्य या V के मध्य वक्र निम्न है। PV/kT वर्सेज P या PV/kT वर्सेज V के मध्य वक्र निम्न हैं और ये कुछ ऐसे वक्र दिए हुए हैं, इधर अपन PV/kT ले रहे हैं और इधर V ले रहे हैं। तो बच्चों एक वक्र तो आपके ऐसा दिया हुआ है और अन्य जो वक्र दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सपोज करो कि T1 टेम्परेचर के लिए है, ये T2 टेम्परेचर के लिए है, ये T3 टेम्परेचर के लिए है और ये T4 टेम्परेचर के लिए है। आपको यह देखना है कि T1, T2, T3, T4 में क्या संबंध होगा। तो निश्चित रूप से अब देखो बच्चों, आपको पता है कि T4 टेम्परेचर पर PV/kT की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। PV = NkT।
अभी अपन आदर्श गैस समीकरण देखेंगे। तो ये जो वक्र है चौथा, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन वक्र है वो आदर्श गैस के अकॉर्डिंग वक्र है, ठीक है। यानी कुल मिला के T4 टेम्परेचर पर तो एग्जैक्टली आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। अब बच्चों जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो इस वास्तविक गैस का आदर्श गैस से विचलन बढ़ता चला जा रहा है, और आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। इसलिए बच्चों निश्चित रूप से T4 ग्रेटर देन होगा T3, ग्रेटर देन होगा T2 और ग्रेटर देन होगा T1। अगर T1, T2, T3, T4 में अगर अपन रिलेशन निकालें तो T4 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर बिल्कुल वास्तविक गैस एग्जैक्टली आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। उसके बाद T3, T2 और T1, क्योंकि आपको पता T1 टेम्परेचर पर इस वास्तविक गैस का आदर्श गैस से विचलन सर्वाधिक है, और आपको पता है कि जब टेम्परेचर लो होगा, निम्न ताप पर यह आदर्श गैस से विचलन सर्वाधिक होगा। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना चालू कर देगी। इसलिए श्योर है T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। आगे बच्चों अपन देखते हैं आदर्श गैस समीकरण। ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं आदर्श गैस समीकरण। और बच्चों आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं, जहां पर P क्या है बच्चों, गैस का दाब है। P क्या है, दाब है। V क्या है, आयतन। और बच्चों ये गैस का आयतन कह दो चाहे पात्र का आयतन कह दो, क्योंकि गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर माना जाता है। N क्या है बच्चों, मोलों की संख्या है। गैस के कितने मोल लिए हैं, ये मोलों की संख्या है। R क्या है, R बच्चों गैस नियतांक है। R जो है अपने पास वो क्या है, गैस नियतांक है। और T क्या है बच्चों, परम ताप, मींस केल्विन में ताप लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। कैपिटल T बच्चों जब भी लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है परम ताप और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बच्चों ये जो गैस नियतांक की जो वैल्यू है, अलग अलग मात्रकों में आपको गैस नियतांक की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा R का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो बच्चों R का जो मात्रक है, R का मान विभिन्न मात्रकों में, तो बच्चों पहला R की वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। दूसरा मात्रक R = 8.3 बाई J, और J की जगह 4.2 आ जाएगा, और यह बनेगा बच्चों कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, और एप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। तीसरा मात्रक बनेगा R की वैल्यू होती है 0.286 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। चौथा मात्रक बनता है R = 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू केल्विन। तो ये बच्चों चारों मात्रकों में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये R का मान आपको क्लियर कट आना चाहिए। और R बच्चों एक सार्वत्रिक गैस नियतांक है, मतलब ये सभी गैसों के लिए
आर का मान फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक परमाणविक गैस के लिए कुछ अलग होगा, द्विपरमाणविक के लिए अलग होगा, त्रिपरमाणविक के लिए अलग होगा, या रैखिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ अलग होगा और अरैखिक स्ट्रक्चर के लिए कुछ अलग होगा। आर हमेशा प्रत्येक गैस के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है? आर की जो वैल्यू है वो सभी गैसों के लिए समान रहेगी, इसीलिए ये सार्वत्रिक नियतांक है। क्लियर? अब बच्चों ये तो था अपने कौन सा समीकरण? आदर्श गैस समीकरण, जिसमें यह माना जाता है कि गैस के अणुओं का आयतन, यानी गैस का आयतन और पात्र का आयतन आपस में इक्वल माना जाता है। दूसरा यह माना जाता है कि गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतराण्विक बल या इंटर एटॉमिक फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतराण्विक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स कोई काम नहीं करता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है बच्चों? अगर जो वास्तविक गैसें होती हैं उनका न तो आयतन अपन पात्र के आयतन के बराबर मान सकते हैं और न ही वास्तविक गैसों में निम्न ताप और जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं तो गैस के अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल प्रभावी होने लग जाते हैं। इसलिए इस आदर्श गैस वास्तविक गैस के लिए अगर यह समीकरण लगाना चाहते हैं तो इसमें दो संशोधन करने पड़ते हैं। एक होता है दाब संशोधन और दूसरा होता है आयतन संशोधन। दाब संशोधन जो होता है अंतराण्विक बलों को कंसीडर करता है कि अंतराण्विक बलों के कारण भी अगर अंतराण्विक बल होते तो क्या होता। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये वास्तविक गैस समीकरण, जिसको वान डर वाल गैस समीकरण बोलते हैं, वास्तविक गैस समीकरण या वान डर वाल गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण या वान डर वाल गैस समीकरण अपन देख रहे हैं। और ये बच्चों ये होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये बच्चों एक मोल के लिए ये वास्तविक गैस समीकरण है। किसके लिए? एक मोल के लिए। और n मोल के लिए देखेंगे तो बनेगा P प्लस एन ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये बच्चों है अपने पास n मोल गैस के लिए। ये बच्चों एन वी एन ए बाई वी स्क्वायर, ये बच्चों दाब संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब संशोधन कहलाता है। और ये जो एन बी है ये आयतन संशोधन है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये जो बी है, बी, इस बी को अपन बोलते हैं वर्जित आयतन बोलते हैं। और यह बराबर होता है 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यानी एक मोल गैस के अणुओं के आयतन का 4 गुना होता है। देखो एक अणु का आयतन बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होगा। Na से गुणा करते एक मोल गैस का आयतन आ जाएगा और उसका भी कितना गुना? 4 गुना होता है। ये बच्चों वर्जित आयतन होता है। और कितने किसका होता है वर्जित आयतन? एक मोल गैस के अणु का वर्जित आयतन कहलाता है। अब बच्चों बात यह आती है कि जो ए और बी होते हैं ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करने वाले नियतांक हैं। अलग अलग गैसों के लिए ए और बी के मान अलग अलग होंगे। ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। और ए जो है वो अंतराण्विक बलों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये अंतराण्विक बलों पर निर्भर करता है। अब बच्चों अंतराण्विक बल जो होते हैं, सबसे पहले
अंतराण्विक बल जो होते हैं वो अणुभार के समानुपाती होते हैं। तो जिस गैस का अणुभार जितना ज्यादा होगा उसके लिए अंतराण्विक बल उतने ही ज्यादा होंगे। दूसरा, जो ध्रुवीय अणु होते हैं, पोलर अणु होते हैं, उनमें अंतराण्विक बल ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों, जिन अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके लिए ए का मान और भी ज्यादा होगा। इसलिए विभिन्न गैसों को अगर ए का क्रम अगर मैं देखूं, विभिन्न गैसों के लिए ए का क्रम देखूं, बच्चों ये केमिस्ट्री में आ भी चुका है, केमिस्ट्री में आया था ये नीट में, विभिन्न गैसों के लिए ए का क्रम, तो सबसे ज्यादा ए जो होता है वो अमोनिया गैस का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। उसके बाद होगा बच्चों CO2 का, उसके बाद होगा ऑक्सीजन का, उसके बाद होगा नाइट्रोजन का, उसके बाद होगा हाइड्रोजन का, और हीलियम जो आदर्श गैस होती है बच्चों, इनमें जो वांडरवाल जो बल होता है या अंतराण्विक बल जो होते हैं सबसे दुर्बल पाए जाते हैं, चाहे इसका अणुभार ज्यादा ही क्यों नहीं हो। इसलिए विभिन्न गैसों के लिए ए का क्रम कुछ इस टाइप से होगा। अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर CO2 के लिए होगा, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। इस टाइप से बच्चों ए का अपने पास क्रम आ गया आपके पास। तो ये है वास्तविक गैस समीकरण, जिसको अपन वांडरवाल गैस समीकरण बोलते हैं। और इसमें दो संशोधन किए गए, एक तो अंतराण्विक बलों के कारण दाब संशोधन किया गया 1 मोल के लिए A/V², और ये आयतन संशोधन किया गया। इसमें यह माना जाता है कि गैस के अणुओं के विचरण के लिए जो आयतन है वो पात्र के आयतन के बराबर उपलब्ध नहीं हो पाता है। गैस के अणुओं के आयतन का 4 गुना आयतन आपको घटाना पड़ेगा, वो आपके पास आयतन बचेगा। इसलिए आयतन तो कम हो जाएगा और दाब अंतराण्विक बलों के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ए जो है वो अंतराण्विक बलों को कंसिडर करता है और बी वर्जित आयतन को। तो बच्चों ये ए और बी अलग अलग वास्तविक गैसों के लिए इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। और मैंने आपको बताया कि विभिन्न गैसों के लिए ए का क्रम क्या होगा। अब अंतराण्विक बल जो फर्स्ट रूप से देखा जाए तो अंतराण्विक बल अणुभार के समानुपाती होंगे। फिर सेकंड अपन देखें तो जो पोलर अणु होते हैं उनमें अंतराण्विक बल ज्यादा पाया जाता है। फिर बच्चों अपन देखते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनमें अंतराण्विक बल और भी ज्यादा पाया जाता है। तो अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर CO2 के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इस टाइप से होगा। ठीक है। अब बच्चों इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो CPMT या AIPMT 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक गैस के लिए अवस्था समीकरण निम्न है। एक गैस के लिए अवस्था समीकरण निम्न है, P + AT² V इंटू V⁴C इक्वल टू RT + B। एक गैस के लिए अवस्था समीकरण निम्न है, P + AT² V इंटू V⁴C इक्वल टू RT + B, जहां A, B तथा R नियतांक हैं। जहां
ए बी सी तथा आर क्या हैं, ए बी कोमा सी तथा आर जो हैं वो क्या हैं बच्चों, नियतांक हैं। इसकी समताप रेखा को, इसकी समताप रेखा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इनकी समताप रेखा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। P इक्वल टू ए वी के पावर m माइनस बी वी के पावर n। तो m तथा n का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। एक गैस के लिए अवस्था समीकरण निम्न है जहां ए बी सी तथा आर नियतांक हैं। इसकी समताप रेखा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। P इक्वल टू ए वी के पावर m माइनस बी वी के पावर n। तो m तथा n का मान ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करेंगे अपन, सबसे पहले v के पावर c का भाग दे लें अपन, तो क्या बनेगा ये, सॉल्यूशन देखें। P इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, सॉरी, P प्लस AT स्क्वायर बाई V इक्वल टू बनेगा RT प्लस B अपॉन V के पावर C, या P बराबर, अब बच्चों समताप वक्र है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको मैंने A मान लिया और ये बना ए वी के पावर माइनस सी, ये सारा कांस्टेंट है तो मैं क्या कहूंगा माइनस बी वी के पावर माइनस वन, वी के पावर माइनस वन। अब बच्चों अगर इससे तुलना करते हैं ए वी के पावर एम माइनस बी वी के पावर एन से, तो सी की एम की वैल्यू निश्चित रूप से किसके बराबर आ गई, माइनस सी के बराबर आ गई, और एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस वन के बराबर आ गई। इस टाइप से कंपेयर करके अपन एम और एन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जस्ट एक तरह से देखा जाए तो कंपैरिजन का क्वेश्चन था। अब बच्चों गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब की व्याख्या अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखें।